हेलो दोस्तों, दिन भर की खबरें, दुनिया भर की खबरें बीबीसी पे बीबीसी दुनिया पर देखते हैं। बीबीसी दुनिया में आज देखिए लोन स्कैम पर बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन। मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। भारत समेत 14 देशों में फर्जी नग्न तस्वीरों से ब्लैकमेल करने वाले जानलेवा स्कैम का पर्दाफाश। कौन है इसके पीछे? चीन से लेकर हांगकांग तक कैसे जुड़ा है इस गिरोह का जाल, दिखाएंगे बीबीसी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। बीबीसी की एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। गजा पर इजरायली हमले जारी। गजा में आखिरी पावर स्टेशन भी हुआ बंद। स्कूल, अस्पताल और घरों में जनरेटर चलाने के लिए नहीं बचा है ज्यादा तेल। दिखाएंगे गजा के बॉर्डर से खास रिपोर्ट। 4 दिन बाद अफगानिस्तान में दोबारा आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप। एक शख्स की मौत, 120 लोग घायल। म्यांमार में आई बाढ़ से 70,000 लोग हुए बेघर। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागो शहर का 80% हिस्सा पानी में डूबा। 60 सालों में सबसे भीषण है ये बाढ़। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। आजकल मोबाइल हर हाथ में है। उस मोबाइल में ना जाने कितने ऐप होते हैं, और ऐसे ही किसी एक ऐप के जरिए आप हो सकते हैं धोखाधड़ी के शिकार। ऐसी धोखाधड़ी जिसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। कवर स्टोरी में आज ऐसे ही एक स्कैम की बात, जिसका बीबीसी ने किया है पर्दाफाश। बीबीसी के एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन ने पर्दाफाश किया है कि कैसे स्कैमर्स इंस्टेंट लोन ऐप्स का इस्तेमाल भारत में लोगों को फंसाने और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं। जांच में पाया गया है कि 2020 से अब तक 60 से ज़्यादा भारतीय लोगों ने लोन ऐप्स के एजेंटों की धमकी और बदसलूकी की वजह से खुदकुशी कर ली है। लेकिन ये स्कैम कैसे होता है? इससे कौन फ़ायदा उठा रहा है? इंडिया के इस जानलेवा स्कैम पर देखिए बीबीसी की पूनम अग्रवाल की खास रिपोर्ट। साल 2022 में भूमि सिन्हा ने एक इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया। उन्हें फौरन लोन मिल गया, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर आसान लोन नामक इस ऐप के जरिए उन्हें भुगतान के लिए परेशान किया जाने लगा। उनकी एक लेडी थी जिन्होंने स्टार्ट किया बोलने का कि अगर आपने पे नहीं किया ना, इमीडिएटली हम आपके कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन करेंगे। उस ऐप ने भूमि के फ़ोन में मौजूद तमाम कॉन्टैक्ट नंबर्स और तस्वीरें निकाल ली थी, जिनका इस्तेमाल वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे थे। कल एक अकाउंटेंट है, उन्होंने मुझे बुलाया, बोलते भूमि ज़रा कैबिन में आना तुम। उन्होंने जैसे वो फोटोग्राफ्स मुझे दिखाए, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ब्लैकआउट हो गई। आसान लोन ने फोटोशॉप करके एक पॉर्न फोटो में भूमि का चेहरा जोड़ दिया और इसे उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको भेज दिया। मैंने कोशिश ज़रूर किया मरने के लिए, हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी बच्ची है। मैं गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा? मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। इस जाल में सिर्फ भूमि ही नहीं फंसी। बीबीसी को पता चला है कि साल 2020 में कम से कम 60 भारतीय अपनी जान ले चुके हैं, जिन्हें लोन ऐप्स ने ब्लैकमेल और शर्मिंदा किया। लेकिन इसके पीछे आखिर कौन है? हमने एक सोर्स खोज निकाला जो इस इंडस्ट्री में काम करता था। उसकी पहचान छिपाने के लिए हमने उसका नाम बदलकर रोहन कर दिया और जानना चाहा कि ये स्कैम होता कैसे है। इतनी गाली कि अपनी बहन को बेच दे, अगर पैसा नहीं है तो अपनी बहन को बेच दे कोठे में। बहुत लोग कहते थे सुसाइड कर लूंगा जब उनके पास पैसा नहीं होते थे। मतलब इतना डर डाल देते हैं लोगों में? डर नहीं, शर्म। इंडिया में शर्म बहुत काम आती है। रोहन एक सीक्रेट कैमरा लगाकर हमें कॉल सेंटर के अंदर ले जाने के लिए राजी हो गया।
कुछ ही हफ्तों में रोहन के पास कॉलफ्लेक्स कॉरपोरेशन की जॉब थी, जो लोन ऐप्स के लिए रकम रिकवरी का काम करती है। अधिकतर कॉल ठीक होते हैं, लेकिन जब आप समय पर भुगतान नहीं करते, चीजें खराब होने लगती हैं। रोहन के नए सहकर्मियों को इन तौर तरीकों पर कोई शर्म नहीं आती। हम लोग ऐसा सा गाली देते जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, काम से फोन निकल जाए सुन के। कुछ हफ्ते अंडरकवर रहने के बाद रोहन ने अपने एक मैनेजर से हमारी मुलाकात करवाई। उसका नाम विशाल चौरसिया है। किसी कस्टमर को लोन लेता है ना, उसकी पूरी मोबाइल जो लिस्ट है ना, कंपनी के पास होता है। इसमें अम्मा, अप्पा, आप, भाई, भाभी, भतीजी, बाबू, सोना, बीवी, सबके नंबर होते हैं। जब कस्टमर बिल्कुल ही इस्तेमाल कर देता है ना, तब उनके रेफरेंस को कॉल लगाया जाता है। कस्टमर फिर शर्म से पेमेंट। हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा होता है जो सामने वाले की जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरा। रोहन ने लोन ऐप स्कैम में ये जो सब होता है उसे सबके सामने ला दिया, लेकिन मैं भूमि को नहीं भुला पाई। एक माँ जिसे खुदकुशी की कगार पर धकेल दिया गया था। भूमि के साथ जो हुआ उसके पीछे आखिर कौन है? जिस ऐप ने उसकी तस्वीर में छेड़छाड़ की उसका नाम है आसान लोन ऐप। हमने उस व्यक्ति का पता लगाया जो इसे चलाता है। उसका नाम है परशुराम टाकवे। टाकवे का एक फेसबुक पेज है। उसकी पत्नी चीनी है जिसका नाम है लियांग टियांग टियान। अप्रैल 2022 में उन पर जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने के चार्ज लगे और साल के आखिर तक दोनों गायब भी हो गए। लेकिन टाकवे और लियांग के पीछे हमें कई कंपनियों के बारे में पता चला। उनमें से एक है जिया लियांग, जो लोन ऐप के लिए मनी रिकवरी का काम करती है। इनमें से कुछ लोन ऐप के पीछे चाइना की 2 कंपनियां हैं और उन दोनों कंपनियों के पीछे था एक रहस्यमय कारोबारी जिसे ली जियांग के नाम से जाना जाता है। ली जियांग खुद को छिपाकर रखता है, लेकिन लेन देन की कड़ियां हमें हांगकांग तक लेकर गई। यहाँ हमें एक फ़ोन नंबर मिला जो उसके एक कर्मचारी का था। खुद को निवेशक बताकर हमने उसे कहा कि क्या वो ली जियांग के साथ हमारी मीटिंग करा सकता है। यदि आप लोन नहीं चुकाते हो तो हम आपको व्हाट्सएप पर जोड़ सकते हैं और तीसरे दिन हम आपको व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज करने लगेंगे। हम आपके कॉन्टैक्ट्स पर भी कॉल कर सकते हैं। हम उसके कॉल रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं और बहुत सारी जानकारी निकाल लेते हैं। ये उसे अपने सामने नंगा करने जैसा है। आखिरकार हमें ली जियांग का चेहरा मिल ही गया और इस बात के सबूत भी कि वो लोगों को ठग कर मुनाफा कमा रहा है। टाकवे ने अवैध वसूली और डरा धमकाकर मनी रिकवरी की। उसमें से कुछ रकम इस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आई। टाकवे के फरार होने के 1 साल बाद भी उसका आसान लोन ऐप अभी भी काम कर रहा है और लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। हालांकि मुंबई में भूमि ने खुद को दोबारा खड़ा करना शुरू कर दिया है। अगर आज मैं कहीं जिंदा भी हूँ तो आई थिंक वो मेरी बेटी की वजह से। वो अगर उस वक्त मेरे साथ नहीं खड़ी होती ना, शायद इतने सारे लोग जो मर गए लोन ऐप के वजह से, उनमें से एक मेरा भी नाम होता। इस प्रोग्राम में हमने आसान लोन, कॉम्प्लेक्स कोऑपरेशन, लियांग तियान त्यानंद और परशुराम टाकवे पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। विशाल चौरसिया कुछ कहना नहीं चाहते। ली जियांग ने कहा है कि उनकी कंपनियां स्थानीय नियम कानूनों का पालन करती हैं और उन्होंने ऐसे लोन ऐप्स कभी नहीं चलाए। उन्होंने जिया लियांग के साथ काम बंद करने की बात कही और दावा किया कि वो कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं जुटाते। ली जियांग ने यह भी कहा है कि उनके लोन रिकवरी कॉल सेंटर्स कड़े मानदंडों पर चलते हैं। उन्होंने भारतीयों को परेशान करके मुनाफा कमाने से भी इनकार किया है। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है।
इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और विपक्ष के नेता बेनी गांट्स के बीच यूनिटी गवर्नमेंट बनाने को लेकर सहमति बन गई है। इस संघर्ष में अब तक 2300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर इजरायली सेना गजा की सीमा के करीब जमा हो रही है और वहां ज़मीनी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। इस कार्रवाई का आदेश सैन्य कमांडर देंगे, लेकिन इस बीच गजा में इजरायली सेना की बमबारी 5वें दिन भी जारी है। इसराइल ने गजा के सारे रास्तों को बंद कर दिया है। गजा से मिस्र जाने वाली रफा क्रॉसिंग भी इसराइली हवाई हमले का निशाना बनी है। और यहां देखा जा सकता है कि गजा में इसराइल की तरफ से किस तरह से गोलीबारी की जा रही है। रिहायशी इमारतों, फैक्ट्रीज, मस्जिदों और इस्लामिक यूनिवर्सिटी तक को निशाना बनाया गया है। इसराइल का आरोप है कि इन सब का संबंध हमास से है। हमास के प्रवक्ता ने बताया है कि मंगलवार रात हुई बमबारी में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हैं। फ़लस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक अब तक बमबारी में 900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गजा में हालात बेहद ख़राब होते जा रहे हैं। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक गजा में बिजली सप्लाई करने वाला एकमात्र पावर स्टेशन ईंधन की कमी की वजह से बंद हो चुका है। इलाके में खाने पीने की चीज़ों की कमी है। अस्पताल में दवाएं ख़त्म हो गई हैं। वहीं गजा सीमा के पास इसराइल की घेराबंदी जारी है। माना जा रहा है कि इसराइली सेना गजा में ज़मीनी कार्रवाई कर सकती है। देखिए बीबीसी संवाददाता फिराज किलानी की रिपोर्ट। इसी तरह की थर्रा देने वाली बमबारी गजा में पूरी रात जारी है। तबाही के इस तरह के नज़ारे के साथ ही गजा में सुबह की शुरुआत होती है। ये अल रिमाल का इलाका है जो गजा शहर में बेहद मशहूर है। ये गजा में हुई जवाबी कार्रवाई के प्रतीक की तरह बन चुका है। इलाके के लोग भाग चुके हैं। ये शनिवार से गजा छोड़ने वाले 2 लाख लोगों में शामिल हैं। गजा में जहाज़ों और ड्रोन्स की बमबारी के बाद वहाँ के शहरों का हाल कुछ ऐसा हो गया है। ना खून के निशान, ना पीड़ितों की तस्वीरें। ज़मीनी स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ये बेहद डरावनी है। फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बमबारी में अब तक 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। प्रशासन को मलबे से शवों को निकालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सीमा के दूसरी ओर इस्राएली सेना चीज़ों को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमास भी इस्राएली शहरों पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। ये जगह गजा की सीमा के बेहद करीब है और शनिवार से शुरू हुए हमास के हमलों के बाद यहाँ भीषण लड़ाई जारी है। इसके निशान हर जगह दिखाई दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इन गोलियों, खून से सने कपड़े और इन बर्बाद हो चुकी कारों को ही देख लें। इस्राएली सेना ने ऐलान किया है कि उसने पूरे इलाके को सील कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि हमास के लड़ाके अब सीमा पार करके यहाँ या फिर कहीं भी नहीं आ सकते। लेकिन इस खबर का उन परिवारों के लिए कोई मतलब नहीं है जिन्हें अपने बच्चों के बारे में अब तक कुछ पता नहीं। हमास के हमले के शुरुआती दिन से ही इसराइल डुकाकेर ने इस जगह को नहीं छोड़ा है। वो शनिवार से लापता अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसराइलियों के साथ उस म्यूजिक फेस्टिवल में गई थीं जहां हमास ने हमला किया था। ये तस्वीरें वहां मौजूद एक शख्स के द्वारा ली गई हैं। इसमें खौफ और अफरा तफरी देखी जा सकती है। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसराइल की बेटी और उनके दोस्त का नाम मरने वालों में नहीं है। अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वो उसकी मौत की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अपने फ़ोन से लोकेशन भेजी थी, लेकिन फिर कॉल कट गई। माना जा रहा है कि हमास 100 से ज़्यादा इस्राएली नागरिकों और सैनिकों को अगवा करके गजा ले गए हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि लोगों के अपहरण के बाद भी इसराइल गजा में ज़मीनी कार्रवाई से पीछे हटेगा, क्योंकि भारी बमबारी के कई दिनों बाद ऐसा होने की संभावना है। सीमा के पास जिस तरह से सैनिक जमा हो रहे हैं, उससे इसकी आशंका बढ़ती जा रही है। बमबारी में मारे जा रहे लोगों के बाद ज़मीनी हमले में जो लोग मारे जाएंगे, वो हो सकता है कि 2007 में गजा पर हमास के शासन के साथ शुरू हुई कहानी की आखिरी पंक्ति हो। वैसे तो ड्रग्स की वजह से कई जानें जाती हैं। पूरे यूरोप में ड्रग्स इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा मौतें स्कॉटलैंड में होती हैं। पर अब ग्लासगो में ऐसी पहली सरकारी फैसिलिटी खुल गई है जहां लोग डॉक्टरों की देखरेख में गैर कानूनी ड्रग्स इंजेक्ट कर सकते हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे ड्रग्स से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आएगी। देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स कुक की रिपोर्ट।
स्कॉटलैंड के ग्लासगो के पूर्व में बना ये क्लिनिक ड्रग्स की लत से निपटने की एक नई कोशिश हो सकती है। अब यहाँ लंबे समय से ड्रग्स ले रहे कुछ लोगों को प्रिस्क्राइब्ड फार्मास्यूटिकल हेरोइन दी जाती है, पर अब इसे बढ़ाकर एक कमरा बना दिया गया है जहाँ कई और लोग यहाँ अपनी ड्रग्स लाकर उसे ले सकते हैं। वो यहाँ पर उन ट्रेंड प्रोफेशनल लोगों की देखरेख में ड्रग्स ले सकते हैं जो किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहेंगे, और लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं उसकी वजह से उन्हें अगर परेशानी हुई तो वो वहाँ उनका इलाज करेंगे और उसके मुताबिक ज़रूरी सहायता भी देंगे। वो किस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम मानकर चल रहे हैं कि यहाँ आने वाले बहुत सारे लोग हेरोइन और कोकेन इंजेक्ट करना चाहेंगे। स्कॉटलैंड में यूरोप में ड्रग्स की वजह से होने वाली मौतों का सबसे खराब रिकॉर्ड है। स्कॉटलैंड की सरकार जोर देकर कहती है कि ये प्रोजेक्ट नशा करने वालों को सड़कों से हटाकर उनकी जिंदगी सुधार सकता है, जिसके बाद ब्रितानी सरकार इस प्लान को रोक तो नहीं रही पर उसका विरोध कर रही है। समीक्षकों का कहना है कि स्कॉटलैंड की सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। एक बात साफ कर देते हैं कि ड्रग्स लेने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं है। मैं तो इसमें एक संतुलित निवेश देखना चाहूंगी, और जहां इस ओर सालाना 28 लाख डॉलर्स का प्रस्तावित निवेश है, वहीं हम सालाना ग्लासगो में 6 लाख डॉलर्स लोगों को ड्रग्स की लत छुड़वाने और फिर उन्हें स्वस्थ करने की ओर खर्च करते हैं। दूसरे देशों में भी ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं जहां ऐसे कमरे हैं। ये वाली सुविधा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में है। स्कॉटलैंड की सरकार जोर देकर कहती है कि ये सुविधाएं काम करती हैं और ऐसी ही सुविधाएं स्कॉटलैंड में जान बचा सकती हैं। और फ्रांस में बच्चों की एक नर्सरी में आजकल आ रहे हैं कुछ खास मेहमान। वहाँ एक खास एक्सपेरिमेंट के तहत नर्सरी और नर्सिंग होम के लोग एक साथ वक्त बिता रहे हैं। बच्चों के साथ तरह तरह के खेल बुजुर्ग भी काफी खुश हैं। वहीं फ्रांस में सूखे के असर से एक नदी सूख गई है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर मौजूद इस नदी को अब कई सैलानी नाव की जगह पैदल भी पार कर सकते हैं। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना ही। कर सकते हैं। दुनिया भर की खबरें देखकर दिल दहल जाता है। खाना दिल नहीं करता है। गजा की हालत देख के बहुत तकलीफ होती है, मगर क्या करें, साथ देने वाले साथ छोड़ देंगे तो ऐसा ही होता है ना। सारे मुस्लिम एक होकर इज़राइल को ज़मीन से हटा देना चाहिए, इज़राइल का नाम मिटा देना चाहिए, मगर ये लोग कुछ नहीं कर रहे। इतने कंट्री हैं, अरबी कंट्री, मुस्लिम कंट्री, गजा को अपने हाल पे छोड़ दिए हैं। बहुत अफसोस की बात है। दुआ के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। दुआ करें कि गजा बचे, फ़लस्तीन बचे, इज़राइल ख़त्म हो जाए। जो हैवाना अपने नबी को नहीं मानने वाले उनको ज़मीन से मिटा दे अल्लाह। हरामखोरों को कुत्तों की मौत मारना चाहिए। जिस तरह से उन्हें हिटलर मारा था वो सही करा, बहुत सही किया था। ये हरामखोरों को चुन चुन के जला के मारा था, और वो लोग रहते तो दुनिया ख़त्म कर देते। इसलिए उसको पता था ये लोग ऐसे ही हैवान हैं, हैवान, इंसान नहीं हैं। इज़राइल जो यहूदी है, हरामखोरा है ये लोग, इसीलिए उसने इतना चुन चुन के मारा। फिर भी ये हरामखोरों को बचकर इतने बढ़ गए हैं। अब तो अल्लाह ही रहम है। अल्लाह से दुआ करें कि फ़लस्तीनियों की सेफ्टी करें, ये हरामखोरों को दुनिया से मिटा दें।